नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार राजकीय महाविद्यालय खेड़ी गुजरान के भूगोल विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। आज के इस लेक्चर में हम वायव्य प्रक्रम और उसके द्वारा निर्मित व विकसित भूआकृतियों का अध्ययन करेंगे, अर्थात प्रोसेस ऑफ विंड एंड एओलियन लैंडफॉर्म्स को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में आप सीखेंगे अपर्दन के एजेंट के बारे में, पवन प्रक्रम व उसके प्रभावी क्षेत्रों के बारे में, पवन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में, पवन की अपर्दन प्रक्रिया से निर्मित व विकसित भूआकृतियों के बारे में व पवन की निक्षेपण प्रक्रिया से निर्मित व विकसित भूआकृतियों के बारे में। यह है जिसमें किसी धरातलीय प्रक्रम अर्थात सरफेस प्रोसेसेस जैसे बहता हुआ जल, बहती हुई हवा आदि के द्वारा धरातलीय सतह से मृदा, चट्टानों व पदार्थों को हटाकर दूसरे स्थान पर परिवहित कर दिया जाता है और निक्षेपित कर दिया जाता है। इसे अपर्दन कहते हैं। अपर्दन के कई एजेंट हैं, जैसे नदियाँ, हिमानियाँ, समुद्री लहरें, पवनें, भूमिगत जल। ये सभी प्रक्रम किसी भी क्षेत्र में अपर्दन के एक से अधिक एजेंट कार्य कर सकते हैं, लेकिन अपर्दन के विभिन्न एजेंट अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रभावी भूमिका रखते हैं, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष एजेंट की मुख्य भूमिका होती है अपर्दन करने में। जैसे आर्द्र क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ बहती हुई नदियाँ अपर्दन में मुख्य भूमिका अदा करती हैं, जबकि चूना प्रधान क्षेत्रों में भूमिगत जल अपर्दन के मुख्य कारक के रूप में या एजेंट के रूप में कार्य करता है। बहती हुई हवा को पवन कहते हैं और पवनें शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपर्दन के मुख्य एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो पवनों को इन क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से अपर्दन करने में मदद करती हैं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि मृदा में नमी की कमी पाई जाती है, नमी का अभाव पाया जाता है। दूसरा कारण ये है कि इन क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है। मृदा में नमी का अभाव होता है, इसकी वजह से वनस्पति का भी अभाव इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। वनस्पति की कमी के कारण इन क्षेत्रों में अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनें बहुत तीव्र गति से बिना रोक टोक के चलती हैं और मृदा में नमी का अभाव है, इसकी वजह से यहाँ पर असंगठित मात्रा में रेत व धूल के कण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो इन सब कारणों से पवन शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपर्दन के मुख्य एजेंट के रूप में कार्य करती है। पवनों के द्वारा बनने वाली भूआकृतियाँ मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और यहाँ मानचित्र पर विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को दर्शाया गया है, जिनकी स्थिति कर्क व मकर रेखा के आसपास मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है। अपर्दन के सभी एजेंटों की भांति पवन भी अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण तीनों कार्य करती है। अपर्दन कार्य अपवहन, अपघर्षण व सन्निघर्षण की प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाता है, जबकि परिवहन का कार्य कर्षण, निलंबन और उच्छलन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न किया जाता है। पवनें निक्षेपण कार्य करते हुए पदार्थों की छँटनी करती जाती हैं, जिसे शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, अर्थात जब पवनें मटेरियल को या चट्टान चूर्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती हैं, परिवहन करती हैं, तो जब उनका वेग कम होता जाता है तो पहले बड़े कणों को वो निक्षेपित करती हैं, उसके बाद उससे छोटे कण और फिर सबसे छोटे कण। तो जो सबसे छोटे कण होते हैं वो ज़्यादा दूरी तक परिवहन किए जाते हैं, तब निक्षेपित होते हैं। अपवाहन या डिफ्लेशन, यह शब्द लैटिन भाषा के डिफ्लेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उड़ाना। अर्थात इस प्रक्रिया में पवनें ढीली चट्टान चूर्ण को उड़ाकर उस स्थान पर अपर्दन का कार्य संपन्न करती हैं। अपघर्षण या एब्रेशन, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनें जब तीव्र गति के साथ चलती हैं तो वे अपने साथ पर्याप्त मात्रा में रेत व धूल के कण शामिल करते हुए चलती हैं। जब इन पवनों के मार्ग में शिलाएं या चट्टानें आती हैं तो पवनों के साथ शामिल रेत व धूल के कण इन चट्टानों व शिलाओं पर
तीव्रता के साथ प्रहार करते हैं और उन्हें रगड़कर, घिसकर या फिर चोट पहुंचाकर उन्हें अपराजित करने की कोशिश करते हैं। अपघर्षण की प्रक्रिया धरातल से 1 से 2 फीट की ऊंचाई पर प्रभावी ढंग से कार्य करती है, क्योंकि इससे कम ऊंचाई होने पर पवनों का वेग कम हो जाता है और अधिक ऊंचाई होने पर उसमें रेत व धूल के कणों की मात्रा कम हो जाती है। सन्निघर्षण या एट्रिशन। जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनें तीव्र गति के साथ चल रही होती हैं तो पवनों के साथ शैल कण, रेत कण व धूल के कण भी उसमें शामिल होते हैं। इस दौरान शैल कण, चट्टान चूर्ण या फिर रेत के कण आपस में टकराते हैं और वो लगातार महीन होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं और उनका आकार गोल होता जाता है। इस प्रक्रिया में उसके साथ चलने वाले संपूर्ण चट्टान चूर्ण छोटे छोटे आकार में परिवर्तित होते जाते हैं, उनका आकार घटता जाता है। इस प्रक्रिया को सन्निघर्षण या एट्रिशन के नाम से जाना जाता है। परिवहन कार्य पवनों के वेग तथा रेत के कणों के आकार पर निर्भर करता है। यदि कणों का आकार बड़ा हो और पवनों का वेग कम हो तो कर्षण विधि के द्वारा कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवहन करते हैं, जबकि यदि कणों का आकार छोटा हो और वेग अधिक हो तब उच्छलन विधि के द्वारा कण एक स्थान से दूसरी ओर उछलते हुए आगे बढ़ते हैं। जबकि कणों का आकार या रेत के कणों का आकार जो है बहुत छोटा हो, बिल्कुल हल्का हो, तब वह सस्पेंशन विधि के द्वारा या निलंबन विधि के द्वारा हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवहन करते हैं। पवनों के अपर्दन व निक्षेपण कार्यों के द्वारा निम्नलिखित भूआकृतियाँ निर्मित व विकसित होती हैं। तो आइए प्रत्येक भूआकृति को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में असंगठित व ढीले रेत के कण तथा कोमल शैलों को पवन अपवहन प्रक्रिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उड़ाकर ले जाती है, जिससे तस्तरीनुमा छोटे छोटे गर्तों का विकास होता है और इनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इन्हें ही अपवहन गर्त के नाम से जाना जाता है। इन गर्तों की जो गहराई है वो भौमजल के स्तर पर निर्भर होती है। चूँकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में भौमजल बहुत नीचा होता है, अतः इनकी गहराई कई बार सागर तल से भी कई मीटर नीचे तक पहुंच जाती है। इनका आकार कुछ फीट से लेकर कई मील्स तक का हो सकता है। पवनों के द्वारा निर्माण होने के कारण इन्हें पवनगर्त या वातगर्त के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में लघु आकार वाली अपवहन बेसिनों को बफेलो बेलोज के नाम से तथा मंगोलिया में बृहद आकार की बेसिनों को पोंग कियांग के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठोर शैलों के नीचे कोमल शैलों की परतें लंबवत रूप में पाई जाती हैं। तब पवनें अपघर्षण प्रक्रिया के द्वारा सतह के साथ लगे भाग की कोमल शैलों को काट छांट कर अपरदित कर देते हैं और इस प्रकार एक छत्रीनुमा स्थल रूप का निर्माण होता है, जिसे छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की भूआकृतियाँ सहारा रेगिस्तान के में गारा के नाम से जानी जाती हैं, जबकि जर्मनी में इस प्रकार की भूआकृतियों को पिट्स फेल्सन के नाम से जाना जाता है। ज्यूजन। यह भूआकृति मरुस्थलीय क्षेत्रों में तब बनती है जब कठोर शैलों और कोमल चट्टानों की जो परतें हैं वो क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर समानांतर पाई जाती हैं। तब अपक्षय व विशेषक अपर्दन के समन्वित प्रयासों से एक दवातनुमा विशेष आकृति बनती है, जिसे ज्यूजन के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 90 से 150 फीट तक हो सकती है। इस प्रकार की भूआकृतियाँ मुख्य रूप से उन मरुस्थलों में देखने को मिलती है जहाँ रात्रि के समय तापमान बहुत कम हो जाता है और दिन के समय कठोर चट्टानों की जो संधियाँ होती हैं उनमें जल भर जाता है और रात्रि के समय वही जल हिम में परिवर्तित होकर कठोर चट्टानों की जो संधियाँ हैं, जो दरारें हैं, उनको बड़ा करते हैं, चौड़ा करते हैं। इस प्रकार कठोर चट्टान का आवरण ऊपर से हट जाता है और कोमल चट्टानों को पवन अपर्दन की प्रक्रिया से तेजी के साथ अपर्दित करके वहाँ से हटा देती है। तब इस प्रकार की विशेष दबातनुमा आकृति बनती है, जिसे ज्यूजन के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब कठोर व कोमल शैलों की जो परतें हैं वो लंबवत रूप में एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, तब पवनें मुलायम शैलों को अपर्दित करके उड़ा ले जाती हैं और कठोर चट्टानें अपने स्थान पर यथावत खड़ी रहती हैं। इन कठोर चट्टानों के पार्श्व भाग में पवनों के द्वारा नालियां बना दी जाती हैं और इस प्रकार से बनी भूआकृति को यार्डांग के नाम से जाना जाता है। यार्डांग प्राय पवनों की दिशा के समानांतर
विकसित होते हैं। इनकी ऊंचाई 20 फीट से तथा चौड़ाई 30 से 130 फीट के बीच पाई जाती है। इंसेलबर्ग मरुस्थलीय क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण भूआकृति है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब चट्टानें अपक्षय व अपरदन के द्वारा कोमल और मुलायम चट्टानों को आसानी से काट देती हैं, लेकिन कठोर शैलों के अवशिष्ट भाग ऊंचे टीले के रूप में बचे रह जाते हैं। इस तरह से टीले और टापुओं को इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंसेलबर्ग का निर्माण ग्रेनाइट व नीस जैसी कठोर चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से होता है। इनका आकार प्राय गुंबदाकार व ढाल तीव्र होता है। इंसेलबर्ग की निर्माण प्रक्रिया को समझने का कार्य सर्वप्रथम बोनहार्ट महोदय ने शुरू किया था, जिसके कारण इन भूआकृतियों को बोनहार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ड्राई कांटर व वायु घृष्टाश्म। पथरीले मरुस्थलीय क्षेत्रों की सतह पर बड़े बड़े शिलाखंड पड़े होते हैं, जिन पर तीव्र गति से चलती हुई रेतीली पवनों के कारण विभिन्न प्रकार की नक्काशी उकेर दी जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। यदि ऐसी शिलाखंडों के 4 फलक होते हैं तो एक फलक भूपृष्ठ की ओर जबकि शेष 3 फलक बाहर की ओर होते हैं, तो ऐसे 3 फलक वाले शिलाखंडों को ड्राई कांटर के नाम से जाना जाता है, जबकि 8 फलक वाले अपघर्षित बोल्डर को वेंटिफैक्ट्स के नाम से जानते हैं। भूस्तंभ या डेमोइजल्स। मरुस्थलीय व शुष्क क्षेत्रों में जब मुलायम चट्टानों के ऊपर कठोर व प्रतिरोधी चट्टानों का आवरण पाया जाता है, तब इन कठोर चट्टानों के नीचे की मुलायम चट्टानों को संरक्षण मिलने के कारण इनका अपरदन नहीं हो पाता, जबकि आसपास की कोमल चट्टानों को पवन अपरदन के द्वारा उड़ा कर ले जाती है। इस प्रकार कठोर चट्टानों के आवरण वाला भाग एक स्तंभ के रूप में धरातल पर दिखाई देता है, जिसे भूस्तंभ या डेमोइजल्स के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। पाषाण जालक या स्टोन लैटिस नामक भूआकृति मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत ही सामान्यतः देखने को मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसी चट्टानें या शिलाएं जिनकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाले पदार्थों से हुई हो और वह तीव्र वेग की पवनों के सामने आ जाए, तब अपघर्षण की प्रक्रिया के द्वारा पवनें रेत के कणों की मार से चट्टान के कोमल भागों को अपरदित कर अपने साथ उड़ा ले जाती है, जबकि कठोर चट्टानी भाग यथावत बना रहता है। इस प्रकार से चट्टान में एक जाली का निर्माण होता है, जिसे जालक शैल या जालीदार शैल या आहिष्मक जालक के नाम से जाना जाता है। पवन खिड़की या विंड विंडो नामक भूआकृति मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्यतः देखने को मिलती है। जालीदार शिला में पवन के अपरदन के द्वारा पवन उन्मुखी भाग में छिद्र हो जाता है। पवन अपघर्षण की प्रक्रिया के द्वारा इन छिद्रों के आकार को लगातार बड़ा करती जाती है और लंबी समय अवधि में यह छिद्र बड़ा होकर शिला के आर पार हो जाता है। इस प्रकार शैल के आर पार के इस छिद्र को पवन खिड़की या पवन वातायन या फिर विंड विंडो के नाम से जानी जाती है। पुल या ब्रिज। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन खिड़की विकसित होने के बाद अपघर्षण की प्रक्रिया के द्वारा, चूँकि यह अपघर्षण की प्रक्रिया धरातल के समीप अधिक सक्रिय होती है, इसके द्वारा पवन खिड़की का निचला भाग अपघर्षित करके काट दिया जाता है और ऊपरी भाग छत के रूप में विद्यमान रहता है। इस प्रकार एक आर्क या मेहराब की आकृति का निर्माण होता है, जिसे पुल या ब्रिज के नाम से जाना जाता है। मैसा व बूटी। मैसा स्पेनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मेज। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब मुलायम शैलों के ऊपर कठोर व प्रतिरोधी चट्टानों का आवरण पाया जाता है, तब इन कठोर चट्टानों के नीचे की जो मुलायम चट्टानें हैं, उनका संरक्षण मिलने के कारण इनका अपरदन नहीं हो पाता, जबकि आसपास की जो कोमल चट्टानें हैं उनको पवनों के द्वारा अपरदित करके उड़ा दिया जाता है। इस प्रकार कठोर चट्टानों का जो पठार शेष रह जाता है उसे मैसा के नाम से जाना जाता है और निरंतर पवनों के अपरदन क्रिया के कारण इनका आकार छोटा और शीर्ष चपटे होते जाते हैं और ढाल तीव्र होता जाता है, तब इसे बूटी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप डायग्राम या चित्र में देख पा रहे हैं।
तो हमने देखा कि पवन अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारी भू-आकृतियों का निर्माण करती है। इसी प्रकार से पवन निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा भी बहुत सारी महत्वपूर्ण भू-आकृतियों का निर्माण करती है, जैसे चिन्ह या रिपल मार्क्स, बालू के टिब्बे या बालू का स्तूप, जिन्हें सैंड ड्यून्स के नाम से भी जाना जाता है, जो संरचना और आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ लॉयस मैदान का निर्माण भी निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आइए इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पवन की निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा बनने वाली महत्वपूर्ण भू-आकृतियों में से एक है तरंग चिन्ह या रिपल मार्क्स। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ रेत की मात्रा बहुत अधिक होती है, वहाँ रेत पर समुद्री लहरों के समान आकृतियां बन जाती हैं, जिनकी दिशा पवन के समकोण और ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर की होती है। इन्हें तरंग चिन्ह या रिपल मार्क्स या उर्मिका चिन्ह के नाम से जाना जाता है। पवन निक्षेपण की प्रक्रिया से बनने वाली दूसरी महत्वपूर्ण भू-आकृति है बालू का स्तूप या बालू के टिब्बे, जिन्हें सैंड ड्यून्स के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए रेत व बालू के निक्षेपण से बने टीलों को बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स या बालू के टिब्बे कहा जाता है। रेगिस्तान में यह सबसे प्रमुख भू-आकृतियों में से एक है। इनके आकार व स्वरूप में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। आकार व संरचना के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सीफ या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पैराबोलिक स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और बरखान। स्थिति के आधार पर ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं: सागर तटीय बालू का स्तूप, नदी तटीय बालू का स्तूप, सरोवरीय बालू का स्तूप और मरुस्थलीय बालू का स्तूप। सीफ या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। सीफ का विकास पवनों की दिशा के समानांतर होता है। इनके श्रृंग तीव्र धड़ वाले कटक के समान होते हैं, जिस पर कई चोटियां होती हैं। श्रृंग के एक ओर का ढाल गोल होता है, जबकि दूसरी ओर का ढाल स्लिप फेस वाला होता है, अर्थात तीव्र ढाल वाला होता है, जो कि पवनों की दिशा के लंबवत होता है। बैगनॉल्ड महोदय के अनुसार सीफ की जो चौड़ाई है वो ऊंचाई से लगभग 6 गुना अधिक होती है। दो संलग्न सीफों के बीच में जो गलियारे होते हैं, वहाँ पर तीव्र गति से प्रवाहित होती जो पवनें हैं वो वहाँ के लूज मटेरियल को या असंगठित रेत कण को वहाँ से उड़ाकर ले जाती है, और यहाँ पर चट्टानी जो संरचना है वो धरातल पर प्रकट होती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार की जो सीफ होती हैं, इनके उदाहरण लीबिया व दक्षिणी ईरान में देखने को मिलते हैं, जिनकी ऊंचाई 90 फीट तक पाई जाती है। पैराबोलिक स्तूप। इन स्तूपों की आकृति अर्धचंद्राकार होती है, लेकिन इनके श्रृंग बरखान की तुलना में विपरीत दिशा में होते हैं। इनका पवन विमुख ढाल उत्तल और पवन अभिमुख ढाल अवतल व मंद होता है। पवन अभिमुख दिशा में स्तूप के श्रृंग विकसित होते हैं। इनके केंद्रीय भाग में पवनें भंवरों के द्वारा अपवहन क्रिया के द्वारा वायुगर्त बना देती है और वहाँ से रेत उड़ाकर पवन विमुख ढाल पर बिछा देती है। इनके श्रृंग तेजी से आगे बढ़ने से इनकी आकृति यू आकार की हो जाती है और तीव्र पवन वेग के कारण इनका स्थानांतरण तेजी के साथ होता है। इस प्रकार के जो स्तूप हैं वो फ्रांस, डेनमार्क, मंगोलिया व भारतीय थार मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू का स्तूप मरुस्थलीय व तटीय भागों में देखने को मिलते हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से उन मरुभूमियों या मरुस्थलों में होता है जहां पवनें बहुत अधिक तीव्र गति से नहीं चलती हैं और बालू की मात्रा भी कम होती है। वहां पर इन बालू का स्तूपों का निर्माण पवनों की दिशा के समकोण होता है और जिनकी औसत ऊंचाई 6 मीटर होती है। भारत के थार मरुस्थल में इस प्रकार के बालू का स्तूप बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। बरखान। यह एक अर्धचंद्राकार स्तूप है जिसका विस्तार पवन विमुख दिशा में पाया जाता है। पवन विमुख भाग का ढाल अवतल होता है, जबकि पवन अभिमुख भाग का ढाल उत्तल होता है, जो कि तीव्र होता है। यहाँ पर तीव्र वेग से चलती हुई पवनों की दिशा में श्रृंखला के रूप में विकसित होते हैं। जहाँ रेत की आपूर्ति अधिक होती है वहाँ पर ये एक दूसरे के करीब और पास पास पाए जाते हैं, अन्यथा ये एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं। पवनों की दिशा में परिवर्तन होने पर इनके आकार व स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। कई बार ये नष्ट होकर शंक्वाकार रेत के ढेर में बदल जाते हैं। लॉयस मैदान। पवनों के द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन बारीक धूल के कणों के निक्षेप से
लॉयस मैदान का निर्माण होता है। यह जर्मन भाषा का शब्द है जो बहुत बारीक धूल के कणों के लिए प्रयुक्त होता है। फ्रांस के लॉयस कस्बे के समीप इस प्रकार के निक्षेप सर्वप्रथम देखे गए थे, जिसके कारण इस मैदान को लॉयस के नाम से पुकारा जाता है। इन लॉयस मैदानों की कुछ खास विशेषता ये हैं कि इनके जो कणों का आकार है वो अत्यंत महीन होता है, जिसके कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवनें इनको उड़ाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर इनको निक्षेप कर पाती हैं और इसके महीन कणों के कारण ही इन मैदानों में परतें नहीं पाई जाती और मृदा बहुत ज़्यादा पारगम्य होती है और उपजाऊ होती है। इन मैदानों की जो मोटाई है वो 900 फीट से लेकर 3000 फीट तक पाई जाती है। इसमें पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों के ऑक्सीकरण के कारण होने के कारण इनका रंग पीला पाया जाता है। इन मैदानों के उपजाऊ होने के कारण इन पर भारी मात्रा में बड़ी विस्तृत कृषि की जाती है। उत्तर पश्चिमी चीन में इस प्रकार के लॉयस का सर्वाधिक निक्षेप देखने को मिलता है। पवन प्रक्रम व उसके द्वारा निर्मित भूआकृतियों से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इनको हल करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी भूआकृतियाँ पवन के अपर्दन कार्य द्वारा निर्मित नहीं होती हैं? नंबर 1 छत्रक, नंबर 2 यारडांग, नंबर 3 लॉयस मैदान, नंबर 4 भूस्तंभ। प्रश्न नंबर 2, पवनें निम्न में से किन क्षेत्रों में प्रभावशाली अपर्दन एजेंट के रूप में कार्य करती हैं? और ये क्षेत्र हैं नंबर 1 आर्द्र प्रदेश या ह्यूमिड रीजन, नंबर 2 ध्रुवीय क्षेत्र या पोलर रीजन्स, नंबर 3 मरुस्थलीय क्षेत्र या डेजर्ट रीजन, या नंबर 4 पर्वतीय क्षेत्र या माउंटेन रीजन। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन से विद्वान ने लॉयस मैदानों का विस्तृत अध्ययन किया है? नंबर 1 J.T. हैक, नंबर 2 बोगनाल्ड, नंबर 3 वॉन रिच्टहोफन, नंबर 4 हम्बोल्ट। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी अपर्दन प्रक्रिया रेगमाल की भांति चट्टानों को रगड़कर घिस देती है या अपर्दित कर देती है? ऑप्शन है नंबर 1 अपघर्षण या एब्रेशन, नंबर 2 अपवहन या डिफ्लेशन, नंबर 3 सन्निघर्षण या एट्रिशन, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं या नन ऑफ द अबव। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी भूआकृतियाँ पवन के निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित नहीं होती हैं? और ऑप्शन है नंबर 1 तरंग चिन्ह या रिपल मार्क्स, नंबर 2 बालिका स्तूप या सैंड ड्यून्स, नंबर 3 लॉयस मैदान, नंबर 4 भूस्तंभ। बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों से ढके मरुस्थलीय क्षेत्रों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? नंबर 1 अर्ग, नंबर 2 स्तूप, नंबर 3 हमादा, नंबर 4 प्लाया। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी भूआकृतियाँ पवन के निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित होती हैं? नंबर 1 पुल, नंबर 2 ज्यूजेन, नंबर 3 मैसा व बूटी, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी भूआकृति में कोमल व कठोर चट्टानें क्षैतिज रूप में एक दूसरे के ऊपर व समानांतर पाई जाती हैं? और ऑप्शन है नंबर 1 अपवाहन गर्त, नंबर 2 ज्यूजेन, नंबर 3 यारडांग, नंबर 4 पाषाण जालाक। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी भूआकृति अर्धचंद्राकार होती है? और ऑप्शन है नंबर 1 बरखान, नंबर 2 लॉयस मैदान, नंबर 3 मैसा व बूटी, नंबर 4 पवन खिड़की।
प्रश्न नंबर 10, मरुस्थलीय क्षेत्रों में विस्तृत क्षेत्र पर फैले हुए रेतों के निक्षेप को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है नंबर 1 अर्ग, नंबर 2 ज्यूजन, नंबर 3 इंसेलबर्ग, नंबर 4 हमादा। इस वीडियो में आपने जाना कि पवन अपरदन के मुख्य एजेंट के रूप में किन क्षेत्रों में कार्य करती है और अपरदन व निक्षेपण की जो क्रियाएं हैं वो किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न की जाती है, और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि अपरदन और निक्षेपण के द्वारा पवनें मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनाती हैं। धन्यवाद।